दिन रात मोबाइल क्यों देखते रहते हैं? तो क्या करें बताओ। कितना बार बोलो कि कहीं ले चलिए घुमाने मुझे। कल ही ना घूम के आई हो पार्क से। रोज रोज पार्क घुमाने ले जाइएगा। तो कहाँ घूमना है? पार्क में बाहर घूमना है चलते तो हैं लोग घूमने के लिए, जैसे आगरा हो गया, मथुरा आगरा, हो गया। मथुरा। हाँ। भाई उतना दूर घूमने के लिए क्या करेंगे? ऐसी घूम के जगह देखेंगे, ये सब देखेंगे, क्या फायदा है उस सबसे? एनी टाइम पार्क में घूमते रहेंगे। का हुआ धर्मो भाई, काहे दोनों आदमी झगड़ रहे हैं? नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। देखिए ना, किधर? रोज रोज पार्क में घुमाने लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि कहीं बाहर ले चलिए तो ले नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं खर्चा लग जाएगा। अरे धर्मो भाई, काहे इतना कंजूसी कर रहे हैं? अरे कंजूसी की बात नहीं है, तो ऐसे ही कहाँ जाए भाई घूमने के लिए? भाई जाएगा बहुत घूमने। है। अरे इतना जो है, अभी तो वैसे भी विश्व विरासत दिवस हम लोग दिवस सप्ताह सब मना रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो इस समय तो और भी बहुत सारा है। कितना, अरे कल तो देख रहे, कोई बता रहा था 40-50 को शायद है जगह इंडिया में जहाँ घूम सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो तो घूमोगे क्या? विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या होता है? तो बहुत सारी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन जैसे जानोगे तो क्या होगा ना, कि कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, पता चलेगा। वहाँ कैसे घूमना चाहिए, तो कुछ धरोहर वरोहर जो हम सब का है ना, जहाँ घूमने जाते हैं, उस सब के बारे में वैसे हम अभी जा रहे थे। ये जो है पटना संग्रहालय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शंकर सुमन। अच्छा अच्छा। तो चूंकि वो विरासत पर वही लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा संग्रह कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। अच्छा, तो पूरा बता देंगे। पूरा बता, जितनी जानकारी है विरासत के बारे में हमको जानना समझना बड़ा अच्छा लगता है। तब घूमोगे वहाँ तो अच्छा लगेगा, है ना? कैसे क्या है, नहीं है, कैसे जाए तो क्या करना घुमाना चाहिए। नहीं जानते हैं, उनसे हमको मिला दीजिए ना जरा, हम तो जरूरी है। बातचीत कर ले, समझ ले। तब ले चलिएगा घुमाने। हाँ ले चलेंगे। तब कंजूसी ना कीजिएगा। ना 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 ना। तो हम भी कहीं कहीं घूम लेंगे, है ना? तो ऐसा कीजिए कि आप लोग आइए, हम उनको जो है ना तब तक लेकर के बैठते हैं बगीचा में, है ना? वही बगीचवा में जो है राम लखन वाला, अच्छा। तो वहीं हम बैठते हैं, जहाँ दोनों लोग से बात पार्क में करते घूमने हैं। जाते हैं वहीं आप पे। पीछे से आप लोग आ जाइएगा, हम बता भी देंगे उनको। अच्छा। तो जल्दी कीजिएगा आप लोग, देर मत कीजिए। वो ठीक काम है, हमको आप बताना। जाइए, हम आते हैं। हाँ जल्दी आइएगा। और उसमें क्या है, पूरा जो विरासत वगैरह के बारे में जानकारी पूछ भी लीजिएगा, जानकारी कुछ हम भी प्राप्त कर लेंगे। अरे आप ही लोग के बहाने अरे अकेले में क्या कहाँ बात कुछ है, पूछता है बिल्कुल यार। बिल्कुल। क्या हाँ ठीक है। आइए आप लोग। हाँ, आप जाइए ना, हम आते हैं। आइए, आइए, हाँ। आइए। ठीक है। देखिए, अब विरासत और धरोहर के बारे में जानना, समझना और उसको देखना तो हमको चलिए, अच्छा जान लगबे लीजिए, करता है ना। जान के तब लेके चलिएगा घुमाने। अरे ठीक है, लेके चल रहे हैं। चलिए ठीक है, तो तैयार हो, चलिए। चलिए लेके चल जाएगा, चलिए। चलिए जल्दी। सर घूमने का प्लान कर रहे थे, तो उसी में हम बोले अरे पहले जान तो ले, तभी इसलिए बैठाए हैं। क्षमा चाहेंगे तो देरी है, बस आ ही रहे होंगे, है ना? ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने पहले जानकारी हो जाए। आ ही गए, अरे आइए आइए। आइए। ये सर हैं डॉक्टर शंकर सुमन, और ये पटना संग्रहालय के अध्यक्ष हैं, है ना? और संग्रहालय अध्यक्ष हैं। तो आप लोग का जो भी मन में है ना कि घूमने का प्लान कर रहे थे, तो इसलिए हम बोले कि विरासत स्थल को पूरी पहले जानकारी कर लीजिए, कहाँ जाना है, क्या होता है। और वैसे भी यार भाई, ये 19 से 25 वाले में जो है हम लोग अभी विरासत दिवस भी मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विरासत विश्व विरासत दिवस मना रहे हैं, धरोहर दिवस मना रहे हैं। तो जो कुछ भी है पहले सर से पूरी जानकारी ले लीजिए, हम भी कुछ जानकारी ले लेंगे क्या। ये ठीक रहेगा। तो पूछिए क्या है ना? क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए आप लोग। सर, विरासत किसे कहते हैं? हाँ देखिए, विरासत जो है जनरली अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, विरासत जैसे जो चीज़ हमें पूर्वजों से मिला उसे हम विरासत कहते हैं। लेकिन विरासत का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा व्यापक है। इसमें जो है दो तरह के विरासत होते हैं। एक जो विरासत होता है वो प्राकृतिक विरासत, दूसरा होता है सांस्कृतिक विरासत। तो ये जो विरासत है ये जो है हमें पूर्वजों के द्वारा हमें मिलता है और इनको संयोजने की हमें आवश्यकता है। अच्छा सर, एक यहाँ तो बड़ी ये इम्पोर्टेंट बातें है। एक बातें उठ रही है कि ये विरासत संजोने की, संरक्षण की आखिर जरूरत क्या है, क्यों करते हैं? हाँ, सर विरासत को, जो धरोहर है हमारा, उसको
संरक्षण करने की, संयोजने की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों पड़ती है? देखिए, विरासत संयोजने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनरली ये कि हम अपने अगली पीढ़ी को केवल जानकारी दे दें, बस यहीं तक सीमित नहीं है। जी। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम अगर इसको संजो के रखते हैं तो हमारा भविष्य इसी पे टिका हुआ है। जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक विरासत जो हमें मिला है प्रकृति के माध्यम से, जैसे हमें नदियाँ हैं, जैसे हमें पहाड़ हैं, हमारे जो हमारा जलवायु है, हमारा जो हमारा वातावरण है, तो इसको संजोने से हमारा जो जीवन है वो हमारा सफल होगा। मैं आपको बताऊं कि नदी को प्रदूषित नहीं करें हम लोग। जैसे हम लोग पहाड़ हैं तो पहाड़ को काट के हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्रीट निकाल के घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो नदियां हैं, जो हमारे कल कारखाने हैं, उनके जो पानी है उनमें हम डाल रहे हैं। और जो नदी है, जो अनावश्यक, जो प्राकृतिक रूप से उस पर अनावश्यक रूप से हम लोग बांध के उसको नाला के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। वातावरण को हम लोग गंदा कर रहे हैं। हमारा जो आज पोल्यूशन है इतना आप देख रहे हैं, गाड़ी घोड़े से जो निकल रहा है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसको हम जब तक इसको हम संजोगे के नहीं रखेंगे तब तक हम मतलब हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं होगा, खतरे में रहेगा हमारा भी। जी। एक चीज़ सर यहाँ जानना चाहेंगे कि आखिर ये विरासत स्थल ही है या विरासत वस्तु ही है ना? इस चीज़ का चयन कौन करता है? कैसे माने जान पाते कि ये विरासत के योग्य है, इसको धरोहर कहा जाए? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि सन 1972 में यूनेस्को के द्वारा जो है एक महासभा बुलाई गई और उसमें सारे देश उसमें सम्मिलित हुए। और उस देश में क्या किया गया, उनका जो उस संगठन जो था यूनेस्को, और वो कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो था कि जो हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत हैं उनको परिभाषित करना, उनको चिन्हित करना और उनको संरक्षित करना। अब परिभाषा जो है, उसको परिभाषित करने का मतलब कि वो कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो, और उसी में वो जब सूचीकरण कर लेते थे, वो जो इम्पोर्टेंट के आधार पर उसका सूचीकरण कर लिए तो उसको विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित करते चले गए। मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में 167 देश में 1154 पूरा स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। अच्छा सर, तो घूमते घूमते पूरा जिंदगी हाँ, बीत जाएगा। विश्व जो विरासत है इतना, तो इसमें हमारे देश में हमारा धरोहर और विरासत तो बहुत सारा है, पूरा प्राकृतिक ही है और बहुत सारे महल भी, ये सब भी हैं। तो हमारे देश में कितने हैं जो विरासत है? देखिए, हमारे देश के कुल 40 जो है पूरा स्थलों को चिन्हित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मैं बताऊं कि सर्वप्रथम 1983 में सम्मिलित किया गया था, जिसमें अजंता थे, एलोरा था, आगरा का ताजमहल था, इन सबको सम्मिलित किया गया था। और इस साल जो है हमारे देश में 2 पूरा स्थल को, जैसे एक धौलावीरा को और एक जो है कालेश्वर टेम्पल जो है तेलंगाना में, उसको सम्मिलित किया गया है। तो कुल 40 पुरा स्थल जो है इसको सम्मिलित किया गया है। सर, अब ये तो जिज्ञासा और जाग रही है। सर, अब तो हम दूर राज्यों में हैं, हम बिहार में हैं। तो बिहार में अगर हम अपने विरासत को देखना चाहेंगे जो विश्व स्तर पे है, तो वो बिहार में कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए, बिहार में 2 पुरा स्थल ऐसे हैं जिनको विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है, जिनमें एक हैं महाबोधि टेम्पल, जिसे 2002 में सम्मिलित किया गया था, और दूसरा है जो गया में है सर? हाँ, गया में है। अच्छा। गया में। और दूसरा जो है नालंदा का जो खंडहर है, जो अच्छा। हमारा नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय यहाँ पे जो था, वो उसे 2016 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो बिहार के 2 पुरा स्थल, जो एक महाबोधि टेम्पल है गया का और दूसरा नालंदा का, इनको सम्मिलित किया गया है। सर, इनसे विरासत को संयोजन से और क्या क्या फायदा हो सकते हैं? देखिए, विरासत जैसे है, देखिए 2 तरह की विरासत है।
जैसा मैंने बताया कि प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत। तो प्राकृतिक विरासत जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल हमें मिलता है, तो इनको समझने से हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर मतलब प्रभाव पड़ता है उससे। और दूसरा जो है हमारा सांस्कृतिक विरासत। तो सांस्कृतिक विरासत को भी हम दो भाग में बांटते हैं। एक जो है हमारा मूर्त विरासत, जिसको हम नज़र के सामने से देखते हैं। जैसे बिहार की बात करें हम तो हमारा नालंदा खंडहर है, हमारा महाबोधि टेम्पल है यहाँ पे। हमारे इसी प्रकार अगर इस सूची में अगर हम देखें तो हमारा जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हमें मिलती हैं खुदाई के दौरान, हमारे मंदिरों में जो रखी हुई हैं विरासत हैं, वो हो गई हमारे यहाँ। हमारे बर्तन हो गए, टेराकोटा हो गए। तो जो मूर्त जो हम नज़रों से देख सकते हैं, जो मूर्त रूप में मौजूद है। और दूसरा जो है हमारा वो अमूर्त विरासत है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सांस्कृतिक, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो जैसे हमारे यहाँ ये नाच गान हो गए, हमारे नाट्य कला हो गए, हमारे यहाँ संगीत हो गया। हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे भाषाएं हैं, यहाँ पे तरह तरह की भाषाएं, तो हर एक भाषा को भी संजो के रखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है, हम रहन सहन, उठना, खेल कूद, ये भी हमारा धरोहर है। एक परंपरा भी जो है वो हमारी धरोहर है। तो इसको जो ये अमूर्त है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी जो पहचान है, हम इसी से पहचाने जाते हैं कि ये जो भारतीय संस्कृति है। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है इसको संजो के रखेंगे। और जब तक हम अपने संस्कृति को, हमारा जो धरोहर है उसको संजो के नहीं रखेंगे, तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। व्यवहार में, हमारे आम जीवन के दिनचर्या में जो व्यवहार में जो सम्मिलित विरासत। जी। शहर के लोग ज्यादा मतलब संभाल के रखते हैं धरोहर को या गाँव? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, गांव की जो संस्कृति है, गांव के जो लोग हैं, वो अपने धरोहर से ज़्यादा लगाव उनको होता है। वो अच्छे से अपनी संस्कृति को, धरोहर को संजो के रखते हैं। हमारा जो खास करके जो अमूर्त धरोहर है, जो एक परंपरा है, कल्चर है, जो संस्कृति है, कैसे उठना बैठना, कैसे समाज में मेला की संस्कृति हो गई, हमारा जो एक धार्मिक परंपरा हो गई, तो इसको गांव के जो लोग होते हैं वो अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। और यही आपको शहर में आएंगे, शहर के लोग, अब एक आज तो फ्लैट सिस्टम हो गया, शहर के लोग, तो शहर लोग अपने आप से केवल मतलब रखते हैं, उनको समाज से मतलब नहीं है, उनको एक धार्मिक संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, वो मतलब अपने। लेकिन गांव के जो लोग हैं, गांव का जो संस्कृति है, वो भी एक जो है हमारा कल्चर है। गांव के लोग जो वो संजो के रख रहे हैं, जिस परंपरा में जी रहे हैं, वो भी हमारे लिए गांव में सर एक और देखे हैं कि गांव के लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ के रहते हैं। हाँ, गांव के लोग एक सामाजिक लोग होते हैं। उनका अगर मान लीजिए उनको कोई कष्ट होता है तो समाज स्तर पे ही सुलझा लेते हैं। उनका पंचायत होता है, गांव में एक पंचायत होता है, वो भी धरोहर है। वो पंचायत परंपरा है जो आपस में एक। अब गांव की शादी विवाह देखिए, गांव की अगर शादी विवाह की जो परंपरा देखेंगे तो गांव की महिलाएं आके बैठ के गीत गाती हैं, गांव का जो काम है वो गांव के मिल के ही कर लेते हैं। तो ऐसा मैं देखता था अक्सर गांव में, जैसे किसी की शादी है तो बुलाई जाती है, सारे लोग मिलजुल के, तो लकड़ी काटेगा तो तू पानी लाएगा तो तू ये करेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ एक प्रश्न उठता है इस मामले में कि मान लीजिए जो विरासत हमारी है, सांस्कृतिक विरासत की बात करें, संस्कृति व्यवहार में अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं अगर कहे तो उस परंपरा में काफ़ी ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ता है सुधार का। लगता है कि ये परंपराएं हमारी सदियों से चली आ रही है, लेकिन नुकसान जो है पहुंचा रही। जैसे सती प्रथा शुरू से चली आ रही थी, बाल विवाह की प्रथा थी समाज में ऐसे। तो अगर वैसे विरासत को हम संजोते हैं तो कहीं ना कहीं हम और माने गर्त में ही चले जाएंगे। तो उसके लिए कैसा माने क्या है कि। हाँ, ये बड़ा ही रोचक सवाल है। देखिए, जहाँ अच्छाई के साथ साथ कुछ कहीं हर एक परंपरा में कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो जैसे आपने सती प्रथा की बात की, चाहे बाल विवाह की बात की, तो इससे हमें उठना होगा। ये जो समाज में है, ये थोड़ी कुछ कुरीतियां हैं। हाँ, पढ़ने जो शिक्षा का अभाव है, चाहे तो ये जो कुछ कुरीतियां हैं, इनको मिटाने का प्रयास करने की जो है आवश्यकता है। इनको मिटाने का प्रयास करना। कोई योजना चला होगा?
हाँ, देखिए ये तो ये सरकार अपने विभिन्न स्तरों पे इनको देख रही है, इसको बढ़ावा दे रही है। और जी, मैं जी। आपको बताऊं सबसे कि जो ये शिक्षा का जहाँ जी। जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहीं वो जो पुरानी परंपरा है उनको वो संजो के चल रहे ज़्यादा हैं, लागू है लेकिन वहाँ। ज़्यादा लागू कर रहे हैं। लेकिन जी। इसमें हमें यही देखना होगा, जब शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर जो कुरीतियाँ हैं, उनकी जो बुराइयां हैं, जी। उनको हटाना का प्रयास किया। इसके लिए शिक्षा आवश्यक है। तो गांव के जो बच्चे हैं, जो एक परंपरा की महिलाएं नहीं जाएंगी स्कूल, नहीं जाएंगी, मार्केट सर, नहीं स्कूल जाएंगी, नहीं बच्चियां जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, घूंघट में रहेंगी, घंघट ये नहीं, सब इसको सर- थोड़ा सा दूर करना होगा और ये जी। शिक्षा के माध्यम से ही दूर जी होगा। जी सर। अच्छा, सर ये एक चीज़ और है कि हमारी इतनी विरासत जो है, इसको संयोजने के लिए, संभालने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाती है? इसको क्या क्या इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है? देखिए, सरकार के द्वारा कई तरह की मतलब परंपराएं चल रही हैं। मैं आपको सबसे पहले जो मूर्त है उसके बारे में बताऊं कि देखिए, सरकार के द्वारा जो होता है जागरूक किया जाता है। जागरूक जैसे मैं बताऊं कि जैसे मैं एक संग्रहालय कर्मी हूं, म्यूजियम से जुड़ा हुआ, तो हम एज ए सरकारी आदमी होने के नाते हमारा ये उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करें कि जो भी हमारी धरोहर हैं, मूर्त धरोहर हैं, उनको हम लोग बचा के रखें। अब जैसे कोई मूर्तियां हैं तो उनको मतलब नष्ट नहीं करें, कोई टीला है तो वहाँ पे खुदाई ना करें। तो हमारा ये दायित्व होता है जैसे संग्रहालय कर्मी होने के नाते, पुरातत्व कर्मी होने के नाते, कि आप उनको नष्ट नहीं करें, उनको माने बचा के रखें। दूसरा एक पक्ष जो जैसा मैंने बताया कि अमूर्त विरासत को कैसे करेंगे, तो जो सरकार है, सरकार देखिए अनुदान के माध्यम से नाट्य संस्थानों को बढ़ावा दे के, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो गए, चाहे और जो है कई कार्यक्रम करवा के, सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के जो समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको हटाने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं के साथ जो धरोहर हैं उनको संयोजने का भी उनके साथ माध्यम करती हैं। जैसे कोई नृत्य ही है, कोई नाट्य कला ही है, तो वो सब की एक हमारी धरोहर है, उनको भी मतलब सरकार प्रोत्साहन राशि दे के, प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाती है। तो एक यहाँ एक प्रश्न आता है सर, जैसे कि आपने कहा कि यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है कि विश्व जो हेरिटेज है, जो धरोहर है, उसे पहचानता है। तो एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे, जैसे पहचान लिया, मान लिया जाए कि सैकड़ों वर्षों से मूर्तियाँ मिल रही है, बुद्ध की मूर्ति है, पेड़ पौधे हैं, या जो भी आप बताएं विरासत में, तो उसको आप सहेजते हैं अपने संग्रहालय में, तो कैसे उसको सजाते हैं, ये मेरे मन में उत्सुकता है, या हमारे दर्शक वृंद भी जानना चाहेंगे जो भी है, या बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कि कैसे उसको आप सजाते हैं, कैसे उसको इतना संरक्षित रखते हैं कि हजारों वर्ष की चीज़ें वो आज भी माने सुरक्षित है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सामग्री बनती है तो उसकी एक लाइफ होती है। कोई भी देखिए, आज न कल उसको नष्ट होना है, लेकिन हम एज ए संग्रहालय कर्मी होने के नाते, पुरातत्ववेता होने के नाते, हमारा ये कर्तव्य होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जिंदा रख सके। और इसके लिए जो होता है एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। मैं जनरली ये आप समझिए कि कोई भी सामग्री जब ज़मीन के नीचे से जब निकलती है ऊपर, तो ज़मीन के नीचे रहने के कारण उसमें क्या होता है, साल्ट की मात्रा जो है अधिक होती है। जैसे ज़मीन के नीचे अगर कोई पत्थर की मूर्तियाँ निकली तो उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जो मूर्ति जब निकलती है तो उसको क्या करते हैं, पहले उस पर ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी केमिस्ट होते हैं। हमारा जो म्यूज़ियम होता है, केवल हम एज ए क्यूरेटर तो हम हैं ही, क्यूरेटर के साथ साथ हमारी एक पूरी टीम होती है। जैसे उसमें एक केमिस्ट होते हैं जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मैं सिंपल एक स्टोन स्कल्पचर्स के बारे में बताऊं कि जब वो मूर्तियां निकलती हैं बाहर, तो उसमें क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले उससे साल्ट की मात्रा हम निकालते हैं। तो साल्ट की मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं, पत्थर की मूर्ति में कागज़ की लुदकी, जो सबसे ये होता है, सिंपल है कि कागज़ की लुदकी को पहले पानी में फुला देते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर चिपका देते हैं। चिपका देने के बाद क्या होता है, उसको फिर थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद लुदकी को निकाल देते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उससे साल्ट की मात्रा पूरी तरह से निकल ना जाए। और मैं बताऊं कि जब वो ऑब्जेक्ट
जो है, ये तो मैं स्टोन के बारे में बताया। और इसी में अगर कोई कपड़े की ऑब्जेक्ट हैं, चाहे कोई जैसे चमड़े की ऑब्जेक्ट हैं वहाँ पे, तो जब वो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना। कोई भी चीज़ जैसे ही कम ह्यूमिडिटी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो उसका क्षरण जो होगा वो अधिक होने लगता है। तो हम सबसे सिंपल जो क्या करते हैं, जब हम शोकेसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करते हैं तो उसमें हम उसके साथ सिलिका जेल को रखते हैं। एक सिलिका जेल रख देने के बाद क्या होता है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है, उसके हाँ जेल जो होता है उसके अंदर का कंट्रोल करता है और वो जो होता है ऑब्जेक्ट को ख़राब होने से नहीं देता। ये मैंने सिंपल बताया आपको। इसके अलावे हमारे यहाँ ऑलरेडी केमिस्ट होते हैं, उनके सहायक होते हैं, रसायन सहायक होते हैं, जो उन ऑब्जेक्ट को समय समय पर देखते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं। एक बात बड़ी अहम इससे निकल रही है कि जैसे मूर्ति नमक में, चूंकि अगर धरती में नमक है उस पर लग जाता है तो बाहर लाते हैं, तो हमारे यहाँ एक आदत होती है लोगों को कोई भी मूर्ति पे सिंदूर चढ़ाना, हाथ से धोना पोंछना, ये परंपरा है। तो इससे तो ऐसा है कि मूर्ति तो ऐसे जी मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप अगर गांव में कोई भी मंदिर है, हम क्या करते हैं, हम इतने खुश हो जाते हैं कि गए सिंदूर रगड़ दिए, रोड़ी रगड़ दिए। इससे क्या होता है, हमारे जो ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां हैं, धरोहर जो हैं वो नष्ट होती हैं, वो क्षरण हो रही हैं, हो जाती हैं। तो उनको उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भगवान की पूजा, हम ये नहीं करें कि पूजा मत करें, श्रद्धा रखें, उनको बाहर में कर दें। वो जो है उन मूर्ति के बगल में नीचे में ज़मीन पे वो सिंदूर लगा दें, लेकिन मूर्ति के ऊपर, धरोहर के ऊपर सिंदूर कभी मत। एक बहुत अहम प्रश्न आया है सर, इसको जानना चाहेंगे कि ठीक है, सरकार संरक्षण के लिए जो उपाय की आपने बताया, हम जो दर्शक वृंद है या सामान्य जन है वो कैसे अपनी विरासत को बचा पाए, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए, कैसे बचाएं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि सरकार जो है, सरकार कहाँ कहाँ मतलब संरक्षित करेंगी और कितना करेंगी, इसके लिए क्या है, जन जागरण की आवश्यकता है। जब तक जन जागरण नहीं होगा, जब तक आम लोग नहीं इसके लिए जागृत होंगे, तब तक हम विरासत को नहीं मतलब संजो के रख सकते हैं। तो इसलिए हमें जागना होगा। जो हमारे गांव के लोग हैं, खास करके गांव के लोगों को बहुत जागने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पुरातात्विक स्थल हैं, धरोहर, हमारे यहाँ गांव में क्या होता है कि मिट्टी घर की निपाई करनी है, पुताई करनी है, तो वो क्या करते हैं, चले जाएंगे पुरातात्विक स्थल के पास और वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं और वो मिट्टी कोड़ के ले आते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पुरातात्विक स्थल जो है, हमारा धरोहर है, उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को जन जागृत करना होगा लोगों को, और खास करके जब तक लोग नहीं जगेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारे लोगों से मतलब मेरा अनुरोध है कि आप जो जितने भी पुरातात्विक, ऐतिहासिक, चाहे हमारे जो भी धरोहर हैं, विरासत हैं, उनको मतलब संजो के रखें। मूर्ति को हाथ नहीं लगाए, किसी वस्तु का हाथ नहीं लगाए, उसको छेड़छाड़ ना करें, है ना? ज्यादा छेड़छाड़ सब गांव के लोग करते हैं। हाँ, गांव के लोग देखिए, बहुत क्या होता है कि नुकसान तो वही करते हैं, उनको जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि वो प्राकृतिक से, सांस्कृतिक सबसे जुड़े रहते और सबसे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज समझ गए ना, आप घूमने जा रहे हो तो किसी चीज को हाथ लगा के अब फोटो बगल से पकड़ के मत खींचने। हाँ, और एक चीज और, वहाँ पे जो जाएंगे आप, तो आज क्या करते हैं लोग, अपने प्यार को अमर करते हैं। वहाँ जाएंगे, स्मारक पे दिल बना देंगे, वहाँ पे आई लव यू लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, विरासत को नष्ट ना करें। वहाँ जाएं, उनको देखिए, वो आपका विरासत है, धरोहर है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उन लिखने से आपका नष्ट हो रहा है विरासत, उसको बचा के रखिए। सर, ये जो धरोहर है, विरासत है, वो हमें राष्ट्रीय स्तर पे कैसे पहचान दिलाती है? देखिए, हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी देश, अब मान लेते हैं हम, हमारा नालंदा खंडहर को ले लीजिए। नालंदा खंडहर को 2016 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। सर, ये जो हमारा विरासत है, धरोहर है, इससे हमारे राज्य या देश को आर्थिक मदद कैसे मिलती है, या मिलती है या नहीं मिलती? देखिए, ये जो होता है, आर्थिक रूप से मदद तो मिलता है, और साथ साथ ये होता है कि आम लोगों को रोजगार भी मिलता है। अच्छा, ये एक पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र है।
और जो भी मान लीजिए विरासत, जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब शामिल हो जाता है तो इसका जो मापदंड होता है ये पूरे विश्व में हो जाता है। अच्छा। इसकी पहचान पूरे विश्व में बढ़ जाती है। जी, जी। और तो ये होता है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। हाँ। तो आने के बाद इसमें पर्यटन का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। जी। इसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे गाइड के रूप में हो गए। जब वो संरक्षित क्षेत्र हो जाता है तो उसकी सुरक्षा में लोग लग जाते हैं, वहाँ पे एज एम्प्लॉय के तौर पे भी कार्य करते हैं वहाँ पे। जब विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के जो लोकल हैं उनको रोजगार मिलता है। वहाँ पे कोई दुकान लगा लिए, उनके खाने, उनके रहने, उन सारा जो पर्यटन जो क्षेत्र है वो इनके ऊपर ही डिपेंड है। तो इससे सरकार को भी आय होती है, सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी रोजगार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा सर। सर एक और सर ये जो विश्व स्तर पर धरोहर का मतलब जो काम होता है तो इनका देख रेख कौन करता है सर? भारत देश में दो तरह के विरासत को संभाला जाता है, दो मतलब स्तर से, एक केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे। जी। और केंद्र स्तर जो विरासत होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व की होती हैं, और स्टेट स्तर का होता है वो थोड़ा सा मतलब नॉमिनल होता है जो जी। यहाँ का होता है। और इन दोनों का दायित्व होता है कि हम अपने विरासत को संभालें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विरासत होता है उनका उसी में से चयन करते हैं यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो कमेटी है वो कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या करते हैं कि यहाँ से नॉमिनेट करके ऊपर भेजते हैं। तो फिर यूनेस्को की जो टीम आती है वो यहाँ पे यहाँ की जो विरासत हैं उनका अध्ययन करती हैं, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करती हैं। अभी जो हम लोग विश्व विरासत सप्ताह मना रहे हैं, इस पर हमारे दर्शकों के लिए आपके तरफ से एक संदेश मिल जाए तो बहुत बढ़िया सर। जी। जो भी टीला है, जो पुरातात्विक चाहे ऐतिहासिक महत्व की टीला है, वहाँ पे जाके उसकी खुदाई मत करें, अवैध कटाई मत करें। वहाँ पे जो हमारा स्मारक है वहाँ पे अनावश्यक उस पर खरोंच न लगाएं। जो हमारा नदी है, तालाब है, उसको गंदा ना करें। जो हमारा पहाड़ है उसको तोड़ने का काम मत करें, उससे कंक्रीट निकालने का काम ना करें। इस प्रकार जितने भी हमारे विश्व सप्ताह को देखने वाले लोग हैं, ये मनाने वाले लोग हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि आप जो है अपने धरोहर को संरक्षित करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। जी। वाह, सर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दर्शकों, और इसी के साथ दीजिए हम और हमारे तमाम लोगों को आप आदेश, अलविदा। हम फिल्म मिलेंगे आपसे किसी अगले अंक में किसी खास बातचीत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। आप हमें ईमेल के जरिए भी दे सकते हैं, और ऐसे भी तो हमारा पता आपके समक्ष है। द्वारा कार्यक्रम गांव घर, द्वारा केंद्र निदेशक पटना दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। दर्शकों, गांव घर के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।